नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में आज एक बड़ा हादसा हो गया और उस हादसे में मैनपुरी की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पास्को पूनम त्यागी की दर्दनाक मौत हो गई। इससे न्यायिक जगत में सन्नाटा छा गया। बता ये रहे हैं कि पूनम त्यागी का अपनी कार से मैनपुरी आ रही थी और फिरोजाबाद के नगला खंगर में उनकी कार एक ट्रक में पीछे से घुस गई। परिणाम क्या हुआ? उनकी मौत हो गई और उनका ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें तत्काल पीजी हॉस्पिटल सैफई ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डिटेल की प्रतीक्षा हो रही है। कारण क्या थे समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पूनम त्यागी स्वयं गाड़ी चला रही थी और यह भी माना जा रहा है कि स्पीड भी थी, लेकिन ट्रक में कैसे पीछे से उनकी कार घुस गई ये अभी जांच का विषय है। लेकिन रोज होने वाली हाईवे पर दुर्घटनाएं आम आदमी को परेशान करने लगी हैं। सरकार भी परेशान है। कई बार ये कोशिश की गई कि चेकिंग पॉइंट बनाए जाएं, लोग 100 से ज्यादा स्पीड पर न चलें, सब कुछ हुआ, लेकिन लगता है वो सब कागजों तक सीमित रहा। परिणाम स्वरूप लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि विदेशों में तेज रफ्तार में वाहन नहीं चलते हैं, लेकिन उनकी अपनी एक व्यवस्थाएं होती हैं, उनका एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम का पालन किया जाता है। लेकिन अफसोस, हमारे देश में हाईवेज बन रहे हैं, हम इस बात पे खुश हो रहे हैं कि हमारा प्रदेश एक्सप्रेस प्रदेश हो रहा है, लेकिन होने वाली घटनाएं भी हमको परेशान कर रही हैं। इस पर विचार होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। आज जो एडीजे पूनम त्यागी की मौत हुई है वो निश्चित रूप से न्यायिक जगत के लिए तो एक बड़ी क्षति है ही है, साथ में एक तमाम सवाल भी खड़े कर रही है हाईवेज पर। आज हम एक और खबर की चर्चा कर रहे हैं। रोडवेज बसों के किराए में बढ़ोतरी कर दी गई है। ये बढ़ोतरी 24% की गई है। कहा यह जा रहा है कि अगर अब आपको लखनऊ जाना है तो आपका किराया 24 रुपए बढ़ जाएगा। और इस बात को लेकर के आज जब रोडवेज बस अड्डों में हमारे रिपोर्टर्स गए तो यात्रियों में गुस्सा दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि रोज रोज किराया बढ़ रहा है। कहा गया भाई डीजल के दाम बढ़ गए, तो उन्होंने कहा डीजल के दाम जो बढ़े हैं तो उसको बढ़ाने वाले भी तो वही है, वही डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं, वही बस के दाम बढ़ा रहे हैं, वही बिजली के दाम बढ़ा रहे हैं। कब तक ये महंगाई की मार्च चलती रहेगी? लेकिन रोडवेज बसों का जो किराया बढ़ा है उससे आम यात्री परेशान नजर आया है। एक तीसरी खबर, राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जो बयान दे दिया उससे भारतीय जनता पार्टी भड़क गई। कभी कांग्रेस के एक दिग्गज नेता रहे जगदंबिका पाल, जो इस समय बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने कहा राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने न केवल
हिंदुओं का अपमान किया है, बल्कि गोरखनाथ मठ का भी अपमान किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी चाहे जितने ही बड़े हो जाएं, चाहे जितने बार जो है सांसद बन जाएं, लेकिन उन्हें अपनी गंभीरता का ख्याल नहीं है और उन्हें ये बयान वापस लेना चाहिए। ऐसी ही तीखी प्रतिक्रिया बीजेपी के तमाम नेताओं की आ रही है और ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी जब जब इस तरीके की बातें करते हैं तब तब कांग्रेस को नुकसान होता है। ये नुकसान की भरपाई कैसे होगी, ये तो देखने की बात है। हालांकि योगी आदित्यनाथ अपने कर्म पथ पर हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज बॉलीवुड बॉयकॉट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि डायरेक्टर्स को चाहिए जो फिल्म के हैं कि वे ऐसी फिल्म बनाएं, उसमें ऐसे कंटेंट्स होने चाहिए जिससे कि समाज में सम्मानजनक बात हो जाए। उन्होंने कहा कोई कहानी में भूल हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कहानी में जानबूझ करके पुट डाला जाए, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, ये उचित नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कलाकार का सम्मान होना चाहिए, उनकी कला को महत्व दिया जाना चाहिए। और हमने तो उत्तर प्रदेश में जो फिल्म की नीति बनाई है, उस नीति में हमने तमाम ऐसे बिंदु रखे हैं जो समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार सबसे ज्यादा ग्लोबल समिट में लगे हुए हैं और उनका मानना है कि इस बार का ग्लोबल समिट निश्चित रूप से ऐतिहासिक होगा। वहीं दूसरी अगर हम दिल्ली चले तो दिल्ली में दो बातें हो रही हैं। एक तो दिल्ली में विपक्ष जो है संसद को चलने नहीं दे रहा, अडानी मुद्दा गरमाया हुआ है। दूसरा, दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर के बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। सबसे बड़ी बात यह है कि 6 दिन हो गए हैं पार्लियामेंट के। अगर शुरुआती 2 दिन देखे जाएं, पहले दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण, दूसरे दिन बजट, उसके बाद तो काम ही नहीं हो पा रहा। आज भी जब लोकसभा शुरू हुई, राज्यसभा शुरू हुई, तो फिर विपक्ष ने हंगामा किया और सदन को चलने नहीं दिया। स्पीकर और सभापति लोकसभा और राज्यसभा में बराबर इस बात का एहसास कराते रहे, सांसदों को उनके दायित्वों को बताते रहे, लेकिन अफसोस कि उस पर ध्यान नहीं दिया गया। जिसका कारण क्या रहा कि स्थितियां निरंतर बिगड़ रही हैं। लेकिन एक बात और हो गई है, जब कोई मुद्दा बहुत तेजी के साथ खिंचता है तो फिर उसमें कहीं टूटन भी आने लगती है। आज इस मुद्दे पर विपक्ष को बिखरा हुआ देखा गया, अलग अलग देखा गया। खासतौर से टीएमसी और लेफ्ट, टीएमसी माने ममता बनर्जी और लेफ्ट, इन लोगों ने तो बाकायदे विपक्ष की इस मांग को ही अमान्य कर दिया कि जेपीसी से जांच कराई जाए। उनका कहना नहीं, सुप्रीम कोर्ट से जांच कराई जाए। और कहा गया कि जेपीसी जांच कराने से कोई फायदा नहीं, इसके पहले कई बार जांचें हुई, क्या हुआ? अब बात उस समय खुल करके सामने आई
जब कांग्रेस के अधीर रंजन ने कहा कि ममता बनर्जी क्यों चुप हैं, वो क्यों नहीं बोल रही है, क्या हो गया, उनको तो बोलना चाहिए था, लेकिन ममता बनर्जी नहीं बोल रही हैं, तो उस पर तुरंत टीएमसी के नेताओं ने कहा हम तो चर्चा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो, लेकिन चर्चा न होने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। सीधे तौर पर आरोप लगा दिया। कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस कह रही है कि हमने तो चर्चा के लिए आज चिदंबरम का नाम भी प्रस्तुत कर दिया था, लेकिन आम आदमी पार्टी और साथ में बीआरएस जैसे दल विरोध में उतरे हुए हैं, जिसके कारण चर्चा नहीं हो पाई। उन्होंने ठीकरा उनके ऊपर फोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, शिवसेना समेत कई दल इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक जेपीसी की मांग नहीं मानी जाएगी तब तक कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने आज भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक को भी संबोधित किया और कहा कि बजट की काफी तारीफ हो रही है, दुनिया भर में बजट को सराहा गया है और हमें इस बात को लेकर के जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि किस तरीके का बजट है और यह बजट क्या कर रहा है। एक और संसदीय दल की बैठक, दूसरा विपक्ष का बिखराव। देखिए, विपक्ष का बिखरने का एक कारण बहुत बड़ा यह है, जो परोक्ष रूप से है, कि कई दल ऐसे हैं जो कांग्रेस का नेतृत्व नहीं चाहते हैं और कांग्रेस इधर लगातार नेतृत्व कर रही है, मीटिंगें बुला रही है विपक्षी दलों के, हालांकि उसमें कुछ जा रहे हैं कुछ नहीं भी जा रहे हैं। तो लेकिन वो जैसे ममता बनर्जी है, टीआरएस है, आम आदमी पार्टी है, ये कांग्रेस का नेतृत्व नहीं स्वीकार करने को तैयार है। यही कुछ कारण है जिसके कारण विपक्ष बिखर रहा और इसके दूरगामी परिणाम भी आएंगे। अगर विपक्ष की यह स्थिति बनी रही तो ध्यान रखिएगा, 2024 का चुनाव विपक्ष के लिए मुश्किलों भरा तो होगा ही, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के रास्ते को न केवल आसान करेगा, बल्कि उसमें एक नहीं अनेक मील के पत्थर भी लगाएगा। हम यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का आज एक अहम फैसला आया 1992 के बाद। मद्रास हाई कोर्ट में एल विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति कर दी गई न्यायाधीश के रूप में, लेकिन उनकी इस नियुक्ति को बाकायदे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। कहा गया कि विक्टोरिया गौरी भारतीय जनता पार्टी से संबंध रही है। विक्टोरिया गौरी ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरा भाषण दिया था। इनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक है और ये न्यायाधीश की जो योग्यता होती है, जो पात्रता होती है, उसे ये पूरी नहीं करती है। इसलिए इनको तत्काल प्रभाव से नियुक्ति से बाहर कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो उसी समय विक्टोरिया गौरी न्यायाधीश पद की शपथ ग्रहण कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में
जो याचिका दायर की गई थी उनके खिलाफ, उसको खारिज कर दिया और क्या कहा कि राजनीतिक संबद्धता होना जो है वो अयोग्यता नहीं है, बल्कि एक जज ने कहा मेरी भी तो जो पृष्ठभूमि थी वो राजनीतिक थी, इसलिए इस आधार पर जो है उनको नहीं किया जा सकता। वहां पर कोर्ट में एक तर्क आया 1992 का, जब के.एन. श्रीवास्तव की नियुक्ति की गई थी मिजोरम में हाई कोर्ट में, और जब उनकी नियुक्ति की गई थी तो गुवाहाटी हाई कोर्ट में बाकायदे इसको चैलेंज किया गया था। क्या कहा गया था कि जो के.एन. श्रीवास्तव हैं इनकी जो पृष्ठभूमि है कोई भी न्यायिक नहीं है, ये न्याय के बारे में कुछ नहीं जानते, साफ कह दिया गया। क्योंकि ये तो एक शासकीय व्यक्ति थे, अपर सचिव थे, इनको कोई भी ज्ञान न्यायिक का नहीं था, न्यायिक कार्यालय से कभी भी ये संबद्ध भी नहीं रहे। सरकार के सामने मामला आया क्योंकि हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप इसे स्वीकार कीजिए, अस्वीकार कीजिए, क्या कीजिए, ये आपका पक्ष अपना है, अब बताइए आप क्या कर रहे हैं। लेकिन मामला नहीं बना और ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस नियुक्ति को इस आधार पर रिजेक्ट कर दिया था कि के.एन. श्रीवास्तव को कोई भी न्यायिक कार्यालय का ज्ञान नहीं है, वो आधार इससे बनाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे अस्वीकार करके, और विक्टोरिया गौरी वैसे तो शपथ ग्रहण कर ही चुकी थी, लेकिन रास्ता और साफ कर दिया। दुनिया में तुर्की और सीरिया में आए भूकंप को लेकर के बड़ी तिलमिलाहट है, परेशानी है। भारतीय वायुसेना का विमान डॉक्टरों, एनडीआरएफ दवाओं के साथ तुर्की की ओर हम मदद करेंगे। और जो अब तक की जानकारी आई है उसके अनुसार जानकारियां कई हैं। एक जानकारी में कहा गया कि 5,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। एक जानकारी में कहा गया कि 2 देश तुर्की और सीरिया और अन्य को मिलाकर के 14,000 लोगों की जानें चली गई हैं। वहां के उपराष्ट्रपति ने बताया कि 5,000 से अधिक इमारतें ताश के पत्तों की तरीके से ढह गई। राष्ट्रपति ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। लोगों से अपील की जा रही है, कृपया सड़कों को मत घेरिए। अगर आप सड़कों को घेरेंगे तो बचाव कार्य अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। WHO की भी नजरें इस भूकंप पर है। WHO का मानना है कि 30,000 से अधिक मौतें होंगी और ये कहा जाने लगा है ऐसा भूकंप 100 साल में भी नहीं आया। और इस भूकंप ने पूरी दुनिया को हिला करके भी धर दिया है, सोचने के लिए भी मजबूर कर दिया है। क्या हम प्रकृति के साथ सब कुछ मनमाने तरीके से करते रहेंगे? क्या हम भूकंप की चेतावनियों से सजग नहीं होंगे? क्या हम आने वाली आपदाओं को नहीं रोक पाएंगे? क्या उनके बारे में कुछ सोचेंगे नहीं? हालांकि इस दिशा में भी बहुत रिसर्च हो रहा है, लेकिन अभी भी हम बहुत पीछे हैं। और एक बार फिर भूकंप ने जिस तरीके से लोगों को दहला दिया है, उससे सभी
अचंभित हैं। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।